ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे खबरों का रुख कर लेते हैं और छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं। जहां दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में शामिल होने के बाद सीएम भूपेश बघेल शुक्रवार को रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। सीएम भूपेश ने कहा है कि 15 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली सूची आएगी, सभी पहलू पर विचार विमर्श किया जाएगा। बहुत अच्छी सूची होगी, मजबूत प्रत्याशियों को टिकट देंगे। गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर उन्होंने कहा है कि अमित शाह का दौरा कई बार रद्द हुआ है। अमित शाह आए या जाएं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सभी नेता एक ही बात को रट लिए हैं, हम बटन दबाकर पैसा देते हैं, हमसे घोटाला कैसे हो सकता है। 300 करोड़ की गोबर खरीदी की 1300 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं। और वहीं पीसीसी दीपक बैज ने कहा है कि वरिष्ठ नेताओं की ज्यादातर सूची पर सहमति बन गई है। इंतजार कीजिए परसों तक। कल 13 है ना, 14 है। हाँ, कल 14 है, 15 तारीख को आप देख लीजिएगा, सूची आ रही है। और सभी लोगों से राय शुमारी करके संगठन के और उसके बाद सर्वे, फिर एआईसीसी के अपने जो सर्वे है उस सब को लेकर विचार विमर्श किया गया और सूची तैयार हुई है। नहीं भाई, इंतहा क्या है, ये तो हमारे साथी बोले कि पितृपक्ष में मत करिए। पितृपक्ष करके रुकना ही पड़ेगा ना, तो हमारी तैयारी तो पहले से थी। अरे लिस्ट जब आएगी ना बेमेदरिया जी, तब देख लीजिएगा। अभी कैसे मैं आपको बता दूं, अब वो कैसे बताते हैं आपको। जो हम सुझाव दिए हैं वो हाईकमान को दे दिए, लिस्ट जारी हाईकमान को करना है, तो उसमें सूची कम है ज्यादा है वो देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन हम लोग महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा हम लोग टिकट देने की कोशिश। देखिए, वैसे बोलिए तो अमित शाह जी कई बार उनका दौरा कैंसिल हुआ है। हाँ, मतलब जगदलपुर का कार्यक्रम कैंसिल हुआ, रायपुर का कार्यक्रम कैंसिल, कितने बार कैंसिल हुआ। आज आया तब मान ले कहाँ अमित शाह जी आए, वो रख लिए हैं। मैं तो पहले बोला कि भाई 271 करोड़ का हम गोबर खरीदे और 1300 करोड़ का आरोप लगाते हैं, कभी संभव हो सकता है। सीधा बटन दबाते हैं, खाते में जाता है, इसमें घोटाला कैसे हो सकता है। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अब की बार 75 पार का नारा दिया है। दूसरी तरफ भाजपा ने 85 प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए उनको मैदान में भी उतार दिया है। सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे को जनता तक पहुंचा रही है, वही कांग्रेस बीजेपी को उनके 15 साल के कार्यकाल की याद दिला रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों के खाते में 1,70,000 करोड़ की राशि का भुगतान किया है। वहीं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, बिजली बिल हाफ और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजनाओं में भी शिक्षा, स्वास्थ्य की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं। इसलिए कांग्रेस को भरोसा है कि विधानसभा चुनाव में उसे भारी बहुमत से जीत मिलेगी। लेकिन भाजपा ने इस चुनाव में सरकार के भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाकर पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से लगातार आ रहे केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय नेता भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार ने जिन फ्लैगशिप योजनाओं के जरिए प्रदेश को बदलने की कोशिश का दावा किया है, उन्हीं योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को राज्य सरकार पर गोबर घोटाले से लेकर गेमिंग ऐप तक कई गंभीर आरोप लगाए। और तो और वर्तमान में सरकार की अजीत जोगी की सरकार से तुलना भी कर डाली। जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने राज्य सरकार के कामों को गिनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। देयर इज ए ग्रेट ऑनेस्टी इन डिसऑनेस्टी। अगर मैं अंग्रेजी का शब्द का प्रयोग करूं तो चोरी में भी बड़ी ईमानदारी है। तो 500-600 करोड़ का कोयला घोटाला पर लगा कि अब समाप्ति होगी, तो फिर मैंने एक्साइज घोटाले में जाने की कोशिश की, तो वहां तो और कमाल हो गया। हॉलोग्राम डुप्लीकेट बन गया, आप सभी जानते हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। आज हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में
जो बेहतर काम हुआ है, चाहे वो हर सेक्टर में आप देख लीजिए, पूरे देश में किसी राज्य में सबसे बेहतर काम हुआ है तो छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। हमारे आज किसान खुश है, नौजवान खुश है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के महिलाएं खुश हैं और सभी सेक्टर में पूरे देश में बेहतर काम हुआ है। और पूरे देश में जो सर्वे हुआ है उसमें भी भूपेश बघेल जी को पहले नंबर का मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। प्रदेश में चुनाव नजदीक है। भाजपा ने 85 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को सक्रिय कर दिया है। अब मंत्रियों और राष्ट्रीय नेताओं को लगातार दौरा और सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर आक्रमण जारी है। दूसरी ओर कांग्रेस सरकार भाजपा पर हर मुद्दे में झूठ बोलने का आरोप लगा रही है, साथ ही अपने कार्यों को चुनाव का मुद्दा बनाए रखने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जनता किसके वादों और इरादों पर करेगी भरोसा, यह देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से NH24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार तेज होने के साथ ही जुबानी जंग भी तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। जवाब में कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने भी भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं। राज्य सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश में इस बार 75 पार की सरकार बनेगी। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार आगमन हो रहा है और बड़े गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे और अजीत जोगी की यादें ताजा कर दी। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि अजीत जोगी जिस तरह की राजनीति किया करते थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया जी हैं, उनसे ही जानते हैं, ये पहले जोगी जी की तस्वीरों को दिखाकर विज्ञापन जारी कर डराया जाता था, क्या उसी तरह की राजनीति का हिस्सा है? देखिए, आज हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो बेहतर काम हुआ है, चाहे वो हर सेक्टर में आप देख लीजिए, पूरे देश में किसी राज्य में सबसे बेहतर काम हुआ है तो छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। और सभी सेक्टर में पूरे देश में बेहतर काम हुआ है। और पूरे देश में जो सर्वे हुआ है उसमें भी भूपेश बघेल जी को पहले नंबर का मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी कुछ आरोप लगाते हैं और इनके प्रधानमंत्री जी उसी बातों को तारीफ करते हैं। तो अब ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी इनका हमको पुरस्कार दे रहे हैं पूरे देश में पहले नंबर का, और रमन सिंह जी आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो अपने प्रधानमंत्री जी को भी झूठा बता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का काम झूठ बोलने का है। हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो 36 हमारी पार्टी ने जो 36 वादे किए थे उसमें से हमने 35 वादों को पूरा कर दिया है। तो जो आरोप लगाया, आपकी सरकार इतना बेहतर काम कर रही, तो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार आरोप लगा रही, गोबर से लेकर गेमिंग ऐप तक तमाम आरोप लगाए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक गोबर का सवाल है, गोबर खरीदी के लिए इनके प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की है कि यहाँ गोधन न्याय योजना चल रहा है। इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा था अपने चुनाव में कि गोधन न्याय योजना बड़ी अच्छी है, हम इसको उत्तर प्रदेश में भी लागू करेंगे। और यहाँ आकर उनके दूसरे नेता इस तरह की बात करते हैं, तो जनता इस बात को समझ रही है कि भूपेश बघेल जी जो काम कर रहे हैं उसकी तारीफ पूरे दुनिया में हो रही है, हमारे देश में ही नहीं। और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता जो है भूपेश के कामों पर विश्वास कर रही, कांग्रेस सरकार के कामों पर विश्वास कर रही है। और इनके आरोप लगाने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये रोज आए और आके एक महीना तो डेरा ही डाल ले। तो भूपेश बघेल के राज में राम राज छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ, ये कहना है मंत्री शिव डहरिया को। और भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ आकर झूठे आरोप लगाते हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, NH24/7 रायपुर। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती बीजेपी की मुश्किलें और विधायक नारायण त्रिपाठी और नेता सुधीर यादव बढ़ाएंगे बीजेपी की परेशानी। जहां 16 अक्टूबर को दोनों नेता हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल, कमलनाथ की मौजूदगी में ले सकते हैं पार्टी की सदस्यता। और मऊगंज बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप पटेल के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने खोला प्रदीप पटेल के खिलाफ मोर्चा। धाना से बीजेपी प्रत्याशी राम गांगोरे के खिलाफ भी बगावत तेज हो गई है और अभय मिश्रा की भी हो सकती है घर वापसी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की मध्य प्रदेश भोपाल से बता रहे हैं और चुनावी राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब भाजपा को झटका लग सकता है। 16 अक्टूबर को दोनों नेता हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। और आपको ये भी बता दें कि कमलनाथ की मौजूदगी में ले सकते हैं पार्टी की सदस्यता।
मऊगंज बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप पटेल के खिलाफ भी अब बगावत तेज हो गई है। तो विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की अब मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही हैं। जी हां, विधायक नारायण त्रिपाठी और नेता सुधीर यादव भाजपा की जो परेशानी है वो बढ़ाने वाले, क्योंकि 16 अक्टूबर को दोनों ही नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं कमलनाथ की मौजूदगी में दोनों नेता सदस्यता ले सकते हैं कांग्रेस की। मऊगंज बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप पटेल के खिलाफ भी अब बगावत जो है वो लगातार तेज होती जा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदीप पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पंधाना से बीजेपी प्रत्याशी राम नांगोरे के खिलाफ भी बगावत जो है वो तेज हो गई है। अभय मिश्रा की भी घर वापसी हो सकती है। तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई मध्य प्रदेश में नजर आ रही हैं और लगातार कुछ नेताओं का कांग्रेस में शामिल होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए संवाददाता प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, खबरें ऐसी आ रही है कि भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है मध्य प्रदेश भोपाल में, क्योंकि कुछ नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना तय माना जा रहा है। क्या कुछ पूरी जानकारी? लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव का ज्यादा समय बचा नहीं और दल बदल हमने देखा है कि विधानसभा सत्र जब से शुरू हुआ था उस सत्र के बाद से लगातार जो है दल बदल की जो संभावनाएं थी वो ज्यादा तेज हो रही थी। देखिए, जिस प्रकार अगर बात नारायण त्रिपाठी की जाए तो नारायण त्रिपाठी जिस प्रकार से अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग तरीके से सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करते हैं और मैहर को जब जिला बनाया जाता है तो उस समय कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान दोनों की फोटो लगाकर जो है आभार प्रकट करते थे। देखिए, अलग अलग तरीके से नारायण त्रिपाठी ने इस बात को उजागर किया और साथ तौर पर ये जरूर कहा जा रहा था कि नारायण त्रिपाठी हमेशा अलग अलग जगहों से लेकर सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तमाम बातें थी जिसको लेकर कल हमने देखा कि जो अटकलें थी वो समाप्त हो गई और नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया था और अब एक बार फिर से बीजेपी का एक नेता है सुधीर यादव, वो भी कहीं ना कहीं इस चुनावी साल में पार्टी के लिए दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। वो भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन जो है वो थाम सकते हैं। माना यह जा रहा है कि 16 अक्टूबर को जब कमलनाथ मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में रहेंगे तब ये तमाम जो लोगों के दोनों नेता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। और ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से लगातार बीजेपी में जब से टिकट वितरण हुआ तब से उसके बाद से लगातार जिस प्रकार से विरोध जरूर देखा जा रहा है। विरोध हमने देखा है कि बहुमत के प्रत्याशी हो चाहे प्रत्याशी से कई जगहों पर जो है पिछले दिनों जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचे थे। कई मौन जरूर, किसी ने मौन के वहां पर धरना दिया था, किसी ने नाराजगी अपने अलग अलग तरीके से जाहिर की थी। लेकिन बीजेपी की मुश्किलें कहीं ना कहीं जरूर बढ़ती हुई देखी जा रही है और जब चुनाव के टिकट भी लगभग घोषित हो चुके 136 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किलों का सफर है। कहा जा रहा है कि इस चुनावी सफर में कहीं ना कहीं यही जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी का माहौल बिगाड़ेंगे और जो सत्ता हासिल करने की बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है उसको कहीं ना कहीं अलग करते हुए नजर जरूर आएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इधर भाजपा घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने INS 24x7 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा का घोषणा पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसमें किसानों के लिए कुछ बड़ा होगा, साथ ही हर वर्ग के लिए खास होगा। साथ बातचीत के लिए मौजूद है भाजपा घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल। उनसे हम जानेंगे कि भाजपा का घोषणा पत्र कितना तैयार हो चुका है, कहां तक उसकी तैयारी पहुंची है। सर, घोषणा पत्र जो है सभी इंतजार कर रहे हैं घोषणा पत्र का, कहां तक इसकी तैयारी हुई है अभी तक? भारतीय जनता पार्टी ने 32 सदस्यीय घोषणा पत्र की कमेटी बनाई है और इस 32 सदस्यीय कमेटी में एक संयोजक विजय बघेल जी, 3 सह संयोजक शिवरतन शर्मा जी, रामविचार नेताम जी और मैं, हम सब ने पूरे प्रदेश की सारी विधानसभाओं का दौरा किया है और बहुत नीचे तक सारे वर्गों से, समाज से, सारे प्रोफेशन से, सबसे हमने चर्चा करके उनके सुझाव लिए हैं और बहुत से सुझाव हमने ऑनलाइन भी लिए थे, ईमेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के भी माध्यम से।
लगभग 15,000 सजेशन हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी मिले। हमने उसकी सारी स्क्रूटनी करके लगभग कुछ तो रिपीट में आते हैं, 200 जो सुझाव हैं उनको सेलेक्ट किया है और वो 200 सुझाव पे हमारी प्रारंभिक चर्चा हमारे प्रभारी जी के साथ और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ प्रारंभिक चर्चा हमारी हुई है। लेकिन इसका जो रूप है कि कब घोषणा करेंगे या इसका स्वरूप क्या होगा, तो उसके लिए विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी है। और मैं ऐसा मानता हूं क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया आज से नामांकन की हो गई, इसी महीने भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसानों का है, तो किसानों के लिए क्या बड़ी घोषणा आप लोग जो है घोषणा पत्र में करने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैंने पहले ही कहा कि हमने सारे वर्गों के, सेवा के, एग्रीकल्चर के, सबसे विचार विमर्श किया है। और इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ की रिसोर्सेस क्या हैं और हम क्या बढ़ा सकते हैं आगे रेवेन्यू को। क्योंकि हम जो भी वादा करेंगे इस सरकार जैसे वादा खिलाफी नहीं करेंगे और जो हम कर सकते हैं सत्य के आधार पर ये हमारा घोषणा पत्र होगा। लेकिन इसलिए आज अगर आप मुझसे पूछेंगे हम क्या करेंगे, तो मैं तो यही कहूँगा, इंतजार करिए घोषणा पत्र का। छत्तीसगढ़ के सारे वर्ग, मैं ऐसा मानता हूँ, उसको स्वीकार करेंगे। किसानों के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है माना जाए? नहीं, देखिए, मैंने कहा सारे वर्ग को घोषणा पत्र अच्छा लगेगा। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व मंत्री और घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक अमर अग्रवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि घोषणा पत्र के लिए जो है भाजपा सभी वर्गों से राय ली है और सभी वर्गों के आधार पर जन भावनाओं के अनुरूप भाजपा का घोषणा पत्र तैयार होगा। कैमरा अरुण के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INS न्यूज, रायपुर। इधर गंगाजल पर जीएसटी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की ओर से जहां नया आदेश जारी किया गया है, वहीं सच और झूठ की सियासत को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब तक गंगाजल हाथ में लेकर कसम खाने को लेकर राजनीति होती रही है, लेकिन अब गंगाजल पर जीएसटी लगाए जाने को लेकर भी सियासत तेज है। कांग्रेस का आरोप है कि डाकघर से बेचे जाने वाले गंगाजल पर केंद्र सरकार ने 18% जीएसटी लगाया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर पोस्ट किया और केंद्र सरकार पर सनातन विरोधी होने का आरोप भी लगाया। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के आधिकारिक ट्वीट का हवाला देते हुए सीएम भूपेश बघेल पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी राज्य सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंगाजल पर 18% जीएसटी लगाए जाने का आदेश मीडिया में जारी किया। साथ ही माता की चुनरी पर भी टैक्स लगाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने गंगाजल पर टैक्स लगाया है। अब कांग्रेस के दबाव में इसे वापस लेने का आदेश जारी किया गया है। अब भूपेश बघेल माफी मांगे। भूपेश बघेल झूठ बोलते हैं। गंगा जल को, जिसमें इस देश के सब लोगों की आस्था है, अगर उसके नाम पर राजनीति करने की कोशिश की, शराब बंद करेंगे, गंगा जल की कसम खाई, क्या हुआ? अपराध कम करेंगे, गंगा जल की कसम खाई, क्या हुआ? तो गंगा जल सनातन और हिंदू का अपमान करने वाला कोई है तो कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल है। 35 रुपए का रेट फिक्स किया गया है, उसमें 18% जीएसटी हर बोतल में सुनिश्चित है। ये जो 35 रुपए का बोतल है, इसमें 18% जीएसटी सुनिश्चित है। इसका मतलब रमन सिंह झूठ बोल रहे हैं, अरुण साव झूठ बोल रहे हैं। भाई, केंद्रीय मंत्रालय का ये पत्र है, ये 35 रुपए की बोतल है। अब इसमें बिल लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इंक्लूडिंग इसका रेट जो किया गया 35 रुपए।
गंगा जल को लेकर भले देश और प्रदेश में सियासत होती रहे, लेकिन मां गंगा के पवित्र जल से हर किसी की आस्था जुड़ी है। ऐसे में इस पर टैक्स लगाने को लेकर जमकर जुबानी जंग भी छिड़ गई। बहरहाल राहत की बात यह है कि अब गंगा जल पर जीएसटी लगाने का फैसला वापस ले लिया गया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने का सिलसिला 20 अक्टूबर तक चलेगा। छत्तीसगढ़ की जिन 20 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने हैं उनमें बस्तर संभाग की सभी 12 सीटें और राजनांदगांव की 8 सीटें शामिल हैं। पहले चरण के मतदान यानी कि 7 नवंबर की वोटिंग के लिए 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। शुरू हो गई है। कबीरधाम जिले के दोनों विधानसभा कवर्धा और पंडरिया दोनों ही विधानसभा में पहले चरण में मतदान होना है 7 नवंबर को, जिसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आज जो है पहला जो प्रत्याशी है जिन्होंने नामांकन फॉर्म खरीदा है वो हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। किस विधानसभा से आपने नामांकन फॉर्म खरीदा है और क्या कुछ आपकी तैयारी? जी, मैं कवर्धा विधानसभा 72 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा खरीदा हूँ। अब मैं लाया था गुल्लक, तो गुल्लक का पैसा नहीं फूट पाया है। यहाँ बोले कि यार यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ मत करो, घर से गिन के ले आना बोले। तो मैं भाई साहब से 10,000 रुपये लिया हूँ राकेश जायसवाल जी से। तो उनके बाद अपना फॉर्म आप पूरे मतलब नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए पूरा सिक्के लेकर के पहुंचे हुए थे, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये हुआ कि अधिकारी लोग से बात किया हूँ तो बोले कि यहाँ मत करो, अपने घर से गिन के लाइए। तो मैं फिर वापस जा रहा हूँ। एक पंडरिया विधानसभा के लिए भी खरीदना था फॉर्म, मेरे श्रीमती के नाम से, ममता पाली है, उनके नाम से भी खरीदना था। तो 2 फॉर्म खरीदेंगे ऐसे करके 10,000 रुपये दूसरे से लिया था उधार, और फिर 10,000 रुपये मेरा गुल्लक में होगा। मेरे बच्चे लोग सकेल के रखे थे, मतलब 2018 से 2023 तक के। तो ले जा रहा हूँ, गुल्लक रखा हूँ यहाँ पे। अब उसको जाके घर से गिन के फिर लाऊंगा, फिर दोबारा फॉर्म खरीदूंगा पंडरिया विधानसभा के लिए। कवर्धा विधानसभा से आप हर बार एक तरह से नामांकन फॉर्म खरीदते हैं और चुनाव भी लड़ते हैं निर्दलीय के तौर पर। पिछले बार की अपेक्षा इस बार कितनी आपकी तैयारी है और क्या कुछ देख पा रहे हैं? इस बार माहौल बहुत बदला हुआ है और निर्दलीय के पक्ष में जा रही है इस बार, कि लोगों का जन समर्थन मेरे को बहुत अच्छा से मिल रहा है। इसलिए मैं अपना तैयारी पूरा कर चुका हूँ और दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच में जाएगा, जन सेवा का काम करेंगे बढ़िया से। तो ये थे निर्दलीय प्रत्याशी अजय पाली जिन्होंने आज नामांकन फॉर्म खरीदा है कवर्धा विधानसभा से। आपको बता दें कि अभी तक के कवर्धा विधानसभा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। वहीं पंडरिया में अभी एक भी प्रत्याशी का नाम का ऐलान हुआ है, केवल बसपा ने वहां पर नाम जारी किया है। वहीं कवर्धा में कांग्रेस की अभी तक की सूची नहीं है, इसे लेकर के भी कहीं न कहीं लोगों में इस बात की शंका है। मंत्री मोहम्मद अकबर हालांकि यहाँ पर से तैयारी कर रहे हैं फिर से, लेकिन अभी तक अधिकृत सूची नहीं है। संजय यादव, कवर्धा। इधर वनडे वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत की है। भारत ने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया और दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान को हरा दिया था। टीम इंडिया का अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद में आज खेला जाना है। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें अहमदाबाद पहुंच गई हैं। इसी बीच माना यह भी जा रहा है कि इस मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल की वापसी भी हो सकती है। विश्व कप में 2023 का सबसे रोमांचक मैच 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। दोनों देशों के बीच ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। ऐसे में दोनों देशों की कोशिश होगी कि वो इस मैच को जीतकर विश्व कप में अपना विजयी अभियान को बरकरार रखें। बता दें कि इस मैच से पहले खेले गए दोनों मुकाबलों में दोनों टीमों ने जीत हासिल की है। ये अच्छी बात है जी, इंडिया के लिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है इतने सालों बाद, बड़ी एक्साइटमेंट है और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग इस मैच को देखने वाले हैं और उम्मीद करते हैं इंडिया जीते, क्योंकि ये मैं लड़कों को भी बोलता हूँ कि ये टाइम वापस नहीं आने वाला और ये बहुत बड़ा स्टेज है, इसे एंजॉय करें
बट यही मैच नहीं है सिर्फ, इसके बाद और भी मैचेस हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बड़ा अच्छा मैच होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 134 वनडे मैच खेले गए हैं। इन मैचों में इंडिया ने 56 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान को 73 मैचों में जीत हासिल हुई है, जहां 5 मैच ऐसे रहे हैं जिनका कोई भी नतीजा सामने नहीं निकला। वर्ल्ड कप मुकाबलों की बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच 7 मैच हुए हैं। 7 ही मुकाबले भारत ने जीते हैं। जहां एक और पाकिस्तानी टीम इस मुकाबले को जीतकर इस रिकॉर्ड को सुधारना चाहेगी, तो वहीं भारतीय टीम इस मैच को जीतकर अपना विजयी रथ आगे बढ़ाना चाहेगी। बिल्कुल, मतलब जो सोचा था उससे ऊपर ही हुआ। जिस हिसाब से रोहित शर्मा ने बैटिंग करी है, जो बुमराह ने बॉलिंग करी है, मतलब हम तो देखते ही रह गए। ऐसा एटमॉस्फेयर ग्राउंड में, मतलब मजा ही आ गया। हम भी उनको चांट ही कर रहे थे, विराट के लिए तो सब कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं। जैसे ही मतलब विराट भाई ने भी बोला कि ऐसे हम बू नहीं कर सकते, तो ये रिस्पेक्ट देख के बहुत अच्छा लगा। वनडे वर्ल्ड कप की बात करें तो भारतीय धरती पर इन दोनों टीमों के बीच अब तक 2 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया को हर बार जीत हासिल हुई है। पहली बार 1996 में वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय धरती पर मैच खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान की टीम को हार मिली थी। इस मैच में भारत के कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन थे। तो वहीं दूसरी बार दोनों टीमें 2011 के वर्ल्ड कप में आपस में भिड़ी थी और MS धोनी की कप्तानी में भारत को जीत हासिल हुई थी। वनडे वर्ल्ड कप में यह तीसरा मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान भारतीय धरती पर मैच खेलेंगे। अगर दोनों टीमों के प्लेयर्स की बात करें तो पिछले वनडे में पाकिस्तान की सलामी जोड़ी कुछ खास प्रभाव नहीं डाल सकी थी। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी नई गेंद से लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों के लिए खतरा बन सकते हैं। वहीं हिटमैन इस समय अपने बल्ले से कहर बरपा रहे हैं। मैच में पाकिस्तानी गेंदबाजों को इससे बचकर रहना होगा। जसप्रीत बुमराह वर्सेस पाकिस्तान की अगर बात करें तो बुमराह ने 7 मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं वनडे, 5 विकेट लिए, औसत 42.60 का रहा है, इकॉनमी 4.82 की रही है। पाक के खिलाफ आग उगलता हिटमैन का बल्ला। वनडे फॉर्मेट में पाक के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड, पिछली 5 पारियों में 2 शतक और 2 अर्धशतक। रोहित ने 123.89 की स्ट्राइक रेट से बनाए 140 रन। बता दें कि अब तक विश्व कप में दोनों ही टीम ने 2 मैच खेले और दोनों ही जीते, लेकिन इस हाई वोल्टेज मैच के बाद एक टीम की हार पक्की और दूसरी की लगातार तीसरी जीत पक्की हो जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे आनेस्ट 24/7। नमस्कार।